आपके सामने एक उदाहरण है, एक देव रतूड़ी है, देखो, जो नंगे पांव स्कूल जाता था, जिसके पास खाने के लिए नहीं होता था, फीस के लिए पैसे नहीं होते था, 12वीं तक की पढ़ाई नहीं कर पाया, और कई अप्स डाउन आए, मैं बड़ा उसको मानता हूँ। जैसे जो लोग सही में सेवा भाव में, निस्वार्थ भाव से जो है समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूँ। गांव का हमारा 2-3 साल के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो गांव है, 2 गांव है, ये एक पर्यटक गांव बने, एक आदर्श गांव बने। पहाड़ों में सर सबसे बड़ी कमी आपको क्या लगी कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते, जिसको हम कहते हैं कि मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं पीछे रह गया, उनके पास सपोर्ट था, आगे बढ़ गया, तो सपोर्ट मिलते हैं या बनाने पड़ते हैं? सर उस टाइम पे आपके खेल क्या होते थे बचपन में जो आपको सबसे याद आता हो कि यार इस खेल को खेलने जाना ही जाना है? नमस्कार, मैं हरीश एक नवे अनुभव में आप सबका स्वागत करता हूं। इस समय मैं हूं उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले के किमरियासोड़ गांव में। कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाई थी एक वीडियो जिसमें मैंने बात की थी इस गांव के एक रंग में होने की। उसके पीछे की क्या वजह है, कौन है इसके पीछे, उनसे आपको आज मिलाते हैं और जानते हैं इसके पीछे की वजह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के अनुभव में। सर आपका बचपन इस गाँव से कैसा जुड़ा हुआ रहा, किस तरह का रहा आपका बचपन? जी, मेरा जन्म ही इस घर में हुआ है जहाँ हम बैठे हैं जी। और बचपन आपको पता ही है, हर एक पहाड़ी का जो बचपन है वो पूरा पहाड़ की तरह लाइक संघर्ष से भरा हुआ रहता है। तो ऐसा ही मेरा जीवन भी रहा है। हाँ। और हम लोग क्योंकि एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो बड़ी आर्थिक स्थिति जो हमारी बहुत तंग थी, इतनी खराब थी कि मुझे आज भी याद है, कुछ दिन ऐसे भी रहे कि हम लोग भूखे सो जाते थे, क्योंकि इतना भी अनाज नहीं होता था। और जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने हार्डली 7वीं तक पढ़ाई करी उन्होंने, और 13 साल की उम्र में उनको बम्बई जाना पड़ा जॉब करने के लिए, जो 50 रुपए तनख्वाह थी। तो मैंने किसी तरह से राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला से हाई स्कूल करा, और मैं आगे पढ़ाई करना चाहता था। बिल्कुल सर। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि घर वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। बिल्कुल जी। तो फिर मुझे भी जॉब छोड़ के जाना पड़ा, सॉरी स्कूल छोड़ के, और दिल्ली जाना। सर मैं जब आप पहुंचे नहीं थे यहाँ पर, उससे पहले मैं ताऊ जी से बात कर रहा था। अच्छा। तो उन्होंने आपके बारे में जो बातें मुझे बताई, मेरे आँख नम हो चुके थे उस टाइम पे। आपकी जो परिस्थिति थी उस टाइम पे बहुत ही विपरीत थी। बिल्कुल। और आज आप इस मुकाम पर हैं तो शायद इसी वजह से हैं, क्योंकि आपने एकदम नीचे से हर सारी चीज़ें देखी हैं, और जहाँ पर आज हैं आप वो शायद अपनी मेहनत से हैं और अपने अनुभव से हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी बचपन की कुछ यादें जुड़ी इस गाँव से, बचपन उस टाइम पे कैसा होता था, और स्कूल कहाँ से शुरुआत किया आप? मैं पहली से तीसरी क्लास तक मैं ये हमारे गढ़ में यहाँ पर हमारा स्कूल है, बिल्कुल सर, वहाँ तक पढ़ाई करी मैंने। चौथे में मैं कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं पढ़ाई में काफ़ी तेज था शुरू में, बचपन में। अच्छा। तो गुरुजी ने तीसरी से सीधा मेरे को 5वीं में डाल दिया था। तो जी जी जी। एंड और 6ठी से और 10वीं तक मैं राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला में पढ़ाई करी मैंने। और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि एक तो कपड़े नहीं होते थे, एक जोड़ी कपड़ा होता था हमारे पास स्कूल का, और दूसरा क्या था कि जो सरकारी स्कूल की जो फीस होती थी, हम छात्रवृत्ति के छात्र थे, जो जिनको मतलब जो आता था वो जाता था। हाँ। और कई बार ऐसा था, इस गाँव से जब मैं नीचे की तरफ जाता था, रोते हुए जाता था मैं। अच्छा। तो जिनसे आपकी बात हुई, उनकी वाइफ, मैं बुआ जी बोलता हूँ उनको। बिल्कुल सर। कई बार उन्होंने 1 रुपए 2 रुपए जो 25 पैसा जो फीस होती थी वो देते थे। तो ऐसी स्थिति, जैसे कई बार खाना नहीं होता था, तो मुझे पता हमारे नीचे भाई साहब हैं फौजी, तो उनके जो लड़के हैं चीन में मेरे साथ हैं। बिल्कुल सर। तो वो जो बचा हुआ था वो लेके आते थे। तो ऐसी स्थिति से गुजरे हम लोग। जी 5वीं क्लास तक आपने अपने नजदीक गढ़ के ऊपर वहाँ पर पढ़ाई की आपने। सर उसके बाद की पढ़ाई कहाँ पर की आपने? 6ठी से राजकीय इंटर कॉलेज में। जी। और किस तरह की पढ़ाई होती थी उस टाइम पे, क्योंकि अब शुरुआत हो रही हमारी नर्सरी, यूकेजी, फिर हम फर्स्ट में जा रहे हैं बच्चे, लेकिन उस टाइम पे आप फर्स्ट में गए, चौथी आपने पढ़ी नहीं, 5वीं में चले गए, इतने तेज आप पढ़ाई में कैसे? नहीं, बचपन में था तो याद जल्दी हो जाता था। और 6ठी से और 10वीं तक मैंने राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला में पढ़ाई करी। उस टाइम अनुशासन बहुत जबरदस्त था। बिल्कुल सर। मुझे लगता है वही एक कारण है कि जिसके लिए जो उस टाइम के जो बच्चे रहे हैं, उनके अंदर वो एक डर था। बिल्कुल। जैसे हम लोग घर भी आते थे तो डर के आते थे कि कहीं कोई देख नहीं रहा, लेट हो गया, अगर आधा घंटा भी लेट हो गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो फिर डंडे तो पढ़ने थे गारंटेड। और स्कूल में भी राजकीय इंटर, मैं आज गया था स्कूल में, गया, मेरी बात हुई। मेरे को हमारे वहाँ पर एक पीटीआई के टीचर थे चौहान जी, वो तो ऐसा चमकाते थे हमको, लेट हो गए रेस मारने, और ऐसा नहीं, सीधे हाथ पे नहीं, डंडा उस टाइम उठे हाथ पे पड़ता था। सर बहुत पिटाई होती थी। सर आपको क्या लगता है कि वो डर आपको सही रास्ता लेके गई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज के बच्चों में सर बिल्कुल भी डर नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। और खास तौर पे टीचर को देखे तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। और मैंने सुना कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो उससे क्या है कि देखो, अगर
आज़ादी एक हद तक ठीक है, लेकिन अगर लाइफ में आपको कुछ भी बड़ा करना है, आपने पढ़ना है, आपने जॉब करना है, आपने बिजनेस करना है, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, वो डर नहीं है बिजनेस में भी, अगर आपको डर नहीं है कि यार अगर मैंने गलती कर दी, फेल हो गया, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। हाँ जी। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन में स्कूल के साथ में आप क्या क्या काम किया करते थे? जैसे उस टाइम पे पशु होते थे घर पर, खेती होती थी, तो उस टाइम पे आप सारा भाई मोल धुलना, घास काटना, भैंसा, तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मैंने नहीं करा। आज के बच्चे तो क्या काम करेंगे, हम लोग उस टाइम जंगल से लकड़ी से लाना तक, और घास काटे थे हम, घास लेके आते थे हम लोग उस पे और मोल को कटा करके पीठ पे हम खेतों में डालते थे, और हल लगाने से लेके लगभग भाई सारे, और पानी लाने से, क्योंकि उस टाइम तो नल तो घर पे होता ना, आज तो नल है बिल्कुल, लेकिन उस टाइम नीचे से नल से पानी लेके आते थे। तो कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा है जो हमने नहीं करा जब बचपन में। सर आज के बच्चों का दिनचर्या स्कूल से शुरू होता है, ट्यूशन तक खत्म होता है, लेकिन उस टाइम पे दिनचर्या कैसा रहता था बचपन में? कहाँ से शुरुआत होती थी उनकी? तो सुबह सुबह तो एक चाय मिल जाती थी, तो हम लोग जल्दी उठ जाते थे, क्योंकि सुबह क्या वो होमवर्क होता था, उसको भी करना पड़ता था सुबह करके, और फिर 7 बजे जैसी घंटी बजने से पहले आपको स्कूल में आप लेट नहीं हो सकते, प्रार्थना से पहले तो वहां पहुंचना पड़ता था। उसके बाद जैसे स्कूल से घर आए, इतने काम होते थे भाई, होमवर्क तो छोड़ो आप, इतने काम होते थे घर में। आपको भैंस को दूध पानी पिलाना है, घास देना है, आपको लकड़ी लेके आना है, मतलब हर एक बच्चा, मैं ही नहीं, हमारे उस टाइम उस दौरान हर घर का बच्चा अपने फैमिली को फुल सपोर्ट करता था। बिल्कुल। और वो इसलिए करता था, उस टाइम जो है डिजिटलाइजेशन नहीं था उस तरह से। आज के बच्चे मैं देखता हूँ गेमिंग में लगे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं गलत दिशा में, बिल्कुल सर, जो कि सही नहीं है बिल्कुल। और हम लोग तो पूरा फैमिली को पूरा सपोर्ट करते थे। सर उस टाइम पे आपके खेल क्या होते थे बचपन में जो आपको सबसे याद आता हो कि यार इस खेल को खेलने जाना ही जाना है? एक तो कबड्डी बड़ा फेमस था उस टाइम, एक हम वो पिल्ला भी खेलते थे हम लोग वो बड़ा था, मैं उसमें बहुत पिल्ला जीता था। अच्छा। और उसका इतना क्रेज रहता था, उससे ऐसा लगता था उसको जीतने से जैसे कि, और मेरा निशाना भी बड़ा तगड़ा रहता था, मतलब मैं इतना पिल्ला लाता, वो लगता था जैसे कि बस मैंने करोड़ों जीत ली उस टाइम हुई, सर वो चीजें मतलब हमें जिद दिखाती है सर, जीत सिखाती है, जीत सिखाती है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब पिल्ले में तेज थे तो आज भी तेज हैं, शायद उसी वजह से, मतलब वहां से शुरुआत होती है तेजी की। तो सर पिल्ला के अलावा और कौन से गेम होते थे? हम लोग जैसे एक पैर से वो 4 खाने बना रखे होते थे, वो भी हम लोग खेलते थे। सर उसका नाम क्या खेलते थे जो 4 क्या बोलते थे मेरे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें एक पैर पे हम लोग ना जंप मारते थे वो 4 खाने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था, वो भी हम लोग खेलते थे। खो खो खेलते थे हम लोग, और गिल्ली डंडा खेलते थे हम लोग, उसमें बड़ा मजा आता था। तो बहुत सारे खेल रहे हैं, और तभी उस टाइम बच्चे देखो कितने स्ट्रॉन्ग होते थे ना। सर नजदीक आपकी नदी दिख रही है, तो नदी का क्रेज, नदी में तो हम लोग खेल कूद में लाइक हम लोग मच्छी पकड़ने में बड़े माहिर थे। अच्छा। हम लोग तो वैसे ही, मतलब किसी ने सिखाया नहीं। आजकल तो देखो मेरे बच्चे हैं चाइना में, बिल्कुल सर, और अभी पिछले साल मैंने उनको कहा यार स्विमिंग बहुत जरूरी है, तो स्विमिंग 15 दिन की स्विमिंग के लिए एक बच्चे का 25,000 रुपए, मतलब 50,000 रुपए देना पड़ा उनको स्विमिंग सिखाने के लिए। जो आप उस टाइम, और हम लोग उस टाइम तो सीधा जंप मार देते थे भैया, अपने आप सीख जाते थे। तो सर उस टाइम पे आपका मच्छी पकड़ने का तरीका क्या होता था? पानी बहुत ज्यादा रहता बालगंगा में जो आपकी नदी है, तो उस टाइम पे मच्छी पकड़ने का तरीका क्या होता था? जैसे चोट डालते थे कोई लोग, तो हम लोग जैसे किसी ने डाले तो हम लोग खुद कूद जाते थे नीचे, और चुपके से नीचे और एक जाल होता था उस टाइम ना, वो क्या बोलते उसको, बोनी क्या बोलते, बोरी, बोरी, वो डालते थे, तो उसमें मच्छी फंस गई और उसमें अपना ले आए। कांटा भी होता था यार, कांटा भी होता था ना, कांटा भी होता था। कांटे के आगे क्या लगाते थे? चारे के लिए आटा उटा होता था, आटा लगाते थे। अब तो मेरे ख्याल से नए साधन हो गए। वो आटा आप घर से कैसे लेके जाते थे? चुपके लेके जाना पड़ता था या फिर मिल जाता था? चुपके। हाँ। तो ये बचपन की वो यादें जो शायद, और उस टाइम क्या खाने का भी नहीं होता था, मुझे आज भी याद है हम लोग क्या करते थे, वो चावल में चीनी मिला के उसको भी जेब में रखते थे। मतलब क्या जमाना था सही में, मतलब वो सबसे बड़ा उस टाइम की वो सबसे पसंदीदा मिठाई थी वो। हाँ, चीनी डालो, चावल डालो और बुखना। हम तो बुखना ऐसा भर भर के रखते थे जेब में कि बुखना नहीं होगा, यही सब कुछ है। और दूसरी बात ये सर, आज के समय में गांव में फ्रूट के पेड़ नहीं दिखते हैं, तो उस टाइम पर ये फ्रूट के पीछे का बचपन कैसा था? नहीं, हमारा अखरोट होते थे, हमारे संतरे भी होते थे, थोड़ा बहुत, बाकी और खेती होती तो आधा से ज्यादा तो हम खुद ही लगाते थे। बचपन में सर कभी मार पड़ी है कि किसी के फ्रूट चोरी करने गए हो? करी, एक इनके हमारे भंडार सनी में है, इनके होते थे वो पपीता और काकड़ी चुराई हमने।
वो क्या हुआ, जी, मैं और मेरे एक दोस्त है प्रभु, हाँ। वो है अभी स्पेन में, बिल्कुल सर। एक है सोहन, वो है अपना जापान में। हाँ। उन्होंने बोला यार ना नीचे हमारे यहाँ हाँ। नीचे रावत जी का परिवार है, बिल्कुल सर। अब उनको पता चलेगा कहीं केस ना कर दे मेरे पे, हाँ। जस्ट अ जोक। तो हमने, उनके होती थी ककड़ी बहुत ज्यादा, तो हम तीनों मिलके उनके घर पे रहे कि रात को जाना है, हाँ। और वहाँ ककड़ी चुरानी है। हाँ। तो हम लोग 11-12 बजे अंधेरा हो गया, हम हाँ। गए चुपके चुपके जी। और वो ककड़ी थी ऊपर, हाँ। तो उन्होंने मेरे को कंधे पे रख के और ककड़ी तोड़ी। कह रहे यार ये काम कर, उनको पता नहीं चले, आधा ककड़ी वहीं खा ले। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग, वो ककड़ी खाई, लेकिन उनके पास वो थे मेरे ख्याल से कहीं पुराने आर्मी में थे, उनके पास बंदूक भी होती थी। जी, जी, जी। मैं कहा यार अंदर से जैसे दरवाजे गए, मैं कहा भागो। अच्छा, निकले, अच्छा। हाँ। सर बचपन बहुत मजेदार रहता था। मजेदार मजेदार मजेदार, मतलब- और पहाड़ों का बचपन तो भाई वो बचपन है। हाँ मतलब अब के बच्चे फोनों पे टाइम पास करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम के बच्चे को फ्रूट चोरी करना कहते थे, हाँ, लेकिन उस टाइम पे हाँ। फ्रूट की चोरी नहीं मानी जाती थी। नहीं मानी जाती, बच्चे हैं, चलो ठीक है खा लो। बिल्कुल, वो बिल्कुल, टाइम पास बिल्कुल। गेम ही होता था एक तरह का। बिल्कुल। सर 5वीं के बाद की पढ़ाई और कुछ यादगार पल आपके जो फिर आपने सोचे होंगे कि यार उस टाइम अभी तक याद आते हैं जी। उस टाइम इतना बड़ा ड्रीम्स नहीं होता। जैसे आज भी मैं बच्चों से बात कर रहा था, तो उनको पता ही नहीं यार कि आगे चल के करना क्या है, 2-4 बच्चों को छोड़ के। जी, जी, तो जी। मैंने प्रिंसिपल साहब से भी बोला कि इन बच्चों को इनकरेज कीजिए, इनको एक आपका एम होना चाहिए, तभी आप निशाना साधेंगे। बिल्कुल। अगर एम ही नहीं तो फिर वो बच्चा भी ना लाइक सर डाइवर्ट हो आज जाता के है। समय में सर हम पढ़ाई पे बहुत फोकस दे रहे हैं। बच्चे मतलब पढ़ाई पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ में संस्कार संस्कृति कितनी जरूरी लगती है आपको? वो बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ। देखो सिर्फ आपने पढ़ाई का ज्ञान ले लिया, जी, उससे आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते लाइफ में। 100% बहुत सारे बच्चे देखे मैंने, वो पढ़ाई में बहुत सारे तेज हैं, इन्होंने मतलब बहुत तेज जी, से, बिल्कुल सर। लेकिन आज भी भटक रखे हैं। 100%। और उसके पीछे कारण ये है कि भाई वो जो आपकी जो संस्कार हैं वो आपको लेके आगे जाएंगे। आपकी सर, जो जड़ें बिल्कुल हैं अगर आपकी मजबूत है, वो एक देखो आदमी एक पेड़ की तरह है। बिल्कुल अगर उसकी जड़ें मजबूत है, जितनी ज्यादा मजबूत जड़ें, 100% उतना वो पेड़ बिल्कुल सर। बढ़ेगा आगे। तो हमें आज के समय में ये लगता है सर कि हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ मतलब जी। छोड़ छाड़ के सब कुछ, हम जो पहाड़ी लोग हैं छोड़ छाड़ के चले जाते हैं और हमें आगे बढ़ना लगता है। तो क्या वो आगे बढ़ना है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। जी। मैं बिल्कुल नहीं मानता। अगर आपने, मैं हमेशा कहता हूँ कि कामयाबी वो नहीं है कि यार आप करोड़पति बन गए, खरबपति बन गए, और आप अगर लाइफ में बैलेंस नहीं है, मतलब आपका पारिवारिक, आपकी जो मित्रता है, आपका स्पिरिचुअल है ना, सारी चीजें एक साथ चलनी चाहिए। आप आगे बढ़ गए और आप बहुत कामयाब हैं, और आप देख रहे हैं कि आपके साथ जो लोग पढ़ते थे, आपका भाई है, आपका दोस्त है, और वो आज भी नौकरी ढूंढ रहा है। बिल्कुल सर। तो वो आपका काम फेलियर है जी। उसका नहीं, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं, आप उसको उठा सकते हैं जी। तो मेरा तो शुरू से ही रहा भाई, अपना मकसद ही रहा है कि आप सबको साथ लेके चलो, उसी को कामयाबी। मैं पैसा नहीं कमाऊं, कोई दिक्कत नहीं, 100% है ना, सर, 100%। लेकिन अगर आप साथ लेके चल रहे हैं अपने लोगों को, वो आपकी सबसे बड़ी कामयाबी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा सर, जब बचपन में आप इतनी बुरी परिस्थितियों से गुजरे, तो आपका भी कोई सपना था कि आप ये बन पाओगे या फिर मुझे क्या करना है? देखो इनिशियली तो नहीं था। जब मैं दिल्ली गया, मैंने देखा दिल्ली में लोग इतना बढ़िया कर रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर मुझे लगा यार एजुकेशन, और फिर मैंने काफ़ी ऐसी कहानियाँ पढ़ी कि भैया बिना पढ़े लिखे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आप शिद्दत से काम करेंगे, धर्मयुक्त कार्य करेंगे, आप विचार आप अच्छे रखेंगे, मेहनत करेंगे रात दिन, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली में आने के बाद कुछ अच्छे लोग मिल गए। संगति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो भी आपको बनाती है। आप कैसे देखो, अगर आप 10 कामयाब लोगों के साथ घूम रहे हैं, बिल्कुल सर, 11वें आप हैं। बिल्कुल। और अगर आप 10 गलत लोगों के साथ घूम रहे हैं तो 11वें आप हैं। 100%। तो सत्संगति बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जी। तो मेरे लिए अच्छा रहा कि मैं जब दिल्ली में भी रहा, दिल्ली में मैंने 1994 में मैंने, मेरी 14 साल की उम्र थी मेरी, और दूध की डेयरी में काम करना शुरू करा मैंने। पहला जॉब 350 रुपये तनख्वाह से। सर एक चीज़ जो ज़रूरी है सर, जब हम गरीबी से गुजर रहे होते हैं तो कभी कभी हम मायूस होते हैं, रोते हैं, यार क्या लाइफ है यार, बिल्कुल। मेरी भी परिस्थिति उसके जैसी होती तो आज मैं वहाँ पर होता। बिल्कुल। तो सर आपके वो पल जब आपने सोचोगे कि यार काश मैं इस गरीबी से बाहर होता, या फिर मुझे सपोर्ट होता। हाँ, इनिशियली होता है। देखो शुरू में जब तक आप, इसीलिए तो कहता हूँ कि आपको अपनी संस्कृति पढ़नी है। आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको वो ज्ञान, आपको पता चलेगा कि भैया ये गरीबी वरीबी ये सब
कुछ नहीं है। जी। होता क्या है कि शुरू में हमें उतना नॉलेज तो होता नहीं है, हमें लगता है यार काश मैं भी अमीर होता तो मैं ये कर लेता, काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता। जैसे फिल्मी लाइफ नहीं होती है, उसको एक अमीर दोस्त मिल गया, उसने उसकी लाइफ बदल दी, तो हम अपने आप को हमेशा वो देखते हैं यार काश मेरा भी ऐसा दोस्त होता। बिल्कुल सर। लेकिन सारा गेम थॉट का है। 100%। अगर आपने अपना थॉट ऐसा कर दिया काश मैं वो आदमी बनूं जो अपने दोस्त की मदद कर रहा है, या कोई जी। ऐसा अमीर आदमी बन, 100%। तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि सर उस टाइम पे परिस्थिति खराब रही होंगी और आप कभी गुरुजी के सामने खड़े होने में डरते होंगे, बहुत अपने से बड़ों के सामने डरते होंगे, क्योंकि हमें सर दिल में एक चीज होती है, हम गरीब है। तब और आज के जीवन में आपको क्या फर्क लगता है, जबकि आप आज मुख्यमंत्री के साथ भी बैठ रहे हैं? हाँ जी, और उस टाइम पे किस चीज का डर था वो, जबकि आप वो इंसान आज भी हैं, अब भी हैं? उस टाइम तो आगे खड़ा होना भी लगता था यार कहीं टीचर मेरा नाम ना ले ले। बिल्कुल। तो एक डर था, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था। बिल्कुल सर। एंड वो धीरे धीरे आता है। और एक चीज समझ में आ गई कि यार ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा है, संसाधन है, तभी आप बड़ा कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। जी, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनके पास सब कुछ है, मतलब उनकी फैमिली जो है बिल्डिंग है, उनकी पैसा है, करोड़पति हैं, लेकिन बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 100% जी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मेरे पास में। तो ऐसा नहीं है कि जब आपके पास ये सब होंगे तो तब आप कामयाब होंगे, नहीं। आपके सामने एक उदाहरण है, एक देव रतूड़ी है, देखो, जो नंगे पांव स्कूल जाता था, जिसके पास खाने के लिए नहीं होता था, फीस के लिए पैसे नहीं होते था, 12वीं तक की पढ़ाई नहीं कर पाया, और कई अप्स डाउन आए। मेरी लाइफ रोलर कोस्टर की तरह रही है। बिल्कुल सर। और ये रहेगा सबकी लाइफ में, पार्ट ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन। जी जी जी। लेकिन उसके बावजूद हाँ, यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अभी तो एक खैर शुरुआत है, और मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत कामयाब हो गया हूँ, लेकिन एटलीस्ट लाइक एक मंजिल तय कर ली है वहाँ तक पहुँचने की, यहाँ से चाइना तक की का जो सफ़र रहा है। सर आपके समझ से कामयाबी क्या है सर? क्या पैसा कमाना कामयाबी है, या फिर एक सरकारी नौकरी लगना कामयाबी? नहीं, मैं नहीं मानता ये सब चीज़ें। देखिए, अगर आप सबको साथ लेके चल रहे हैं, आपके अंदर अगर आत्मिक शांति है, बिल्कुल, वो शांति है कि खुशियाँ, देखो, जब हमारे पास पैसा नहीं रहता तब हमको लगता है कि पैसा है तो मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हूँ, या जब हमें कोई जानता नहीं और सब लोग जानने लग जाएंगे तो लगेगा कि यार ये कामयाबी है। भाई, ये सब कामयाबी नहीं है, कामयाबी ये नहीं। क्योंकि सर जब हम गरीबी में जी रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट होती है कि यार 500 कमा लूं, 1000 रुपए की नौकरी कर लूं, ये पर जब हम 1000 रुपए पे पहुंच जाते हैं तो हम सोचते हैं यार 10,000 बस इनफ। तो सर यार ये आप कैसे आगे बढ़ते रहे यार? आपने ये क्या सोचा था, आपका गोल्स पहले क्या था कि यार 10,000 की नौकरी करूंगा खुश? ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, लाइक वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला है। आप 10,000 कमाओगे, आप 1 लाख, 2 लाख पे आओगे, आप यार कुछ भी नहीं यार, मेरे को 5 लाख। तो मैं 350 रुपए से जॉब शुरू करी थी, 100%। और जो मेरी जॉब थी, लास्ट जॉब 2012 में, वो 4 लाख रुपए थी। बिल्कुल सर। तो इतना करने के बाद लगा यार नहीं यार, अपना बिजनेस करता हूँ। मैंने 1 रेस्टोरेंट खोला, 2 खोला, इस नाउ लार्जेस्ट चेन ऑफ इंडियन कल्चरल रेस्टोरेंट। बिल्कुल सर। 15 रेस्टोरेंट हो गए हमारे पास में, 150 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं। तो मैं इसको भी मैं कामयाबी नहीं मानता, ट्रूली स्पीकिंग। जी जी जी। जो जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है सबसे ज़्यादा, हम लोग चाइना में भी एक हमारा रतूड़ी फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हम 100 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं। बिल्कुल सर। हर वीरवार को, है ना, तो हमारे शेफ साहब हैं यहाँ पर, वो बनाते हैं। बिल्कुल सर। हर वीरवार। अब देखो कि जब मैं पिछली बार 19 साल हो गए उस संस्था को, जिसके माध्यम से हम लोग उन बच्चों को खाना, वो जो बुजुर्ग हैं उनको खाना खिलाते हैं, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि यार आप आइए, एक समारोह रखा उन्होंने, और केक काटने का, इतने सालों से आप सेवा कर रहे हैं। और वो लोग मेरे को जानते थे। जब मैं गया, और जब वो बुजुर्ग महिला या कोई बहुत बूढ़ा आदमी आके आपको गले मिल रहा है, उससे बड़ी, और उनके चेहरे पे जो खुशी है। हाँ। जब आप कुछ बच्चों को, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मैं राजकंटर कॉलेज चमेला से बहुत सारे बच्चे ऐसे निकले, मैंने वहाँ पर 2005 में एक स्पीच दी थी। अच्छा। तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे मोटिवेट हुए हैं, वो देहरादून में मेरे को मिलने आए, बोले कि सर आपने उस टाइम बोला, और मतलब लाइफ में ऐसा बदलाव आ गया कि वो पूरे समाज सेवा में जुड़ गए। तो वो कामयाबी है। जैसे अभी वृंदावन में हम परिक्रमा मार्ग पे लगभग हर दिन 100 लोगों को खाना खिलाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने पिछली बार अपने हाथों से, बाबा इतनी खुश हुए, एक सोलो ब्रिज फेडरेशन है वृंदावन में, उनके साथ मिलके हम ये काम करते हैं। तो
तो तरुण भाई उन्होंने बोला कि नहीं आप करें सेवा। तो उनके चेहरे पे जो खुशी है कि आप इतना अपने हाथ से बनाई हुई चपाती, इतना अच्छा खाना खिलाते हैं हमको, गायों की जब आप सेवा करते हैं, और जब आप, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप किसी ऐसे इंसान की जो सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा मुसीबत में है, और अगर आप उसका जो है हाथ ऊपर खींचते हैं उस दौरान, हो सकता है उसको उस टाइम पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपके दो मीठे शब्द कि यार मैं हूं तेरे साथ में, उसके कंधे पे अगर आपने हाथ रख दिया और उसके चेहरे पे वो मुस्कान ला दी, वो कामयाबी है। देखो पैसा तो अंबानी के पास भी, अडानी के पास भी, मेरे पास भी, आपके पास भी, लेके क्या जाना है हमने यहाँ से? कुछ नहीं। आप वही वो खाना खाएंगे, 2 टाइम का खाना खाएंगे, 4 टाइम का तो नहीं खाएंगे, या थोड़ा महंगा खा लेंगे, है ना? पेट ही तो भरना है, पेट ही तो भरना है, एक बिस्तर में सोना है हर दिन का। लेके क्या जाओगे मेरे भाई? कुछ नहीं। एट द एंड आप लेके जाओगे आपके जो अच्छे कर्म है, जो यादें हैं, जो लोग आपके पीछे आपकी बातें करेंगे, बिल्कुल सर, वो है आपकी कामयाबी। आपका पैसा आपकी कामयाबी नहीं है। जी सर, आपकी नज़र में बड़ा कौन है? जैसे हमारे सामने कोई अरबपति बैठ जाता है, हम कहते हैं यार नहीं अरबपति है यार, डर जाते हैं, अरे नहीं उसको पैसे वाला है, सोच या फिर बात करने में हिचकिचाते हैं। तो आपकी नज़र में बड़ा कौन है? क्योंकि आप जो कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे की क्या वजह है सर? मतलब कैसे आप पे कॉन्फिडेंस आया कि बड़ा ये है, या फिर अमीरों के साथ में ऐसा रहना है, गरीबों के साथ में ऐसा रहना? नहीं भाई, देखो आपको सबके साथ एक समान भाव से रहना है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। क्यों बड़ा छोटा नहीं? अगर आपके सामने अंबानी बैठा, क्या आपको कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा ना, बिल्कुल। और अगर आपके पास बहुत कुछ है और आपके सामने एक छोटा आदमी बैठ रखा है, आप उसको कुछ दे रहे नहीं, वो कहाँ से छोटा हो गया? बिल्कुल, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, क्योंकि आप भी उतना ही कर सकते जितना वो कर रहा है, और वही उसने भी क्या ले जाना भाई, है ना? मैं बड़ा उसको मानता हूँ जैसे जो लोग सही में सेवा भाव में, निस्वार्थ भाव से जो है समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं नमन करता हूँ। बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो अपना जीवन, जैसे वृंदावन में आप प्रेमानंद जी को सुनते हैं ना, पूरा लाइफ उन्होंने दे दिया अपने यंग जो जनरेशन है उनको जो है एक भक्ति मार्ग पे, एक सही मार्ग पे ले जाने के लिए वो प्रेरित करते हैं। उनको प्रणाम करना चाहिए, वो बड़े हैं। ऐसे हमारे सैनिक जो है कि ऐसी ऐसी जगहों पे हैं वो, और वो अपना जीवन सब कुछ छोड़ के जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं जी। ऐसे अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, जो पूरी एक स्टूडेंट की लाइफ में, मैं बड़ा उसको मानता हूँ जो किसी भी इंसान की लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाए और उसको ऊपर उठा दे, वो मेरे लिए बड़ा है। कोई पैसे वाले को मैं बड़ा नहीं मानता भाई। तो इतने सारे गांव के लिए कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आपकी सोच का दूसरा कोई बंदा होता तो वो शायद इसी पैसे को शहरों में लगाता, वहाँ पर अच्छा घर बनाता, पिताजी वहाँ रहते, फैमिली रहती, अच्छे से अपना जीवन जीता। लेकिन आज भी आपके पिताजी गाँव से जुड़े हैं। हाँ जी, नहीं हम सभी लोग, पिताजी ने, हम सभी लोग जुड़े हैं। हम सारे जितने भाई हैं हम लोग गाँव से शुरू से जुड़े रहे हैं। 2013 में जैसे मैंने अपना बिजनेस शुरू करा तो मैंने सबसे पहले काम करा, मैंने बोला यार मैं राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला में, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी, मैं प्रिंसिपल साहब से मिला, मैंने बोला सर यहाँ पर क्या असुविधाएं हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चा देव रतुड़ी की तरह पढ़ाई अधूरी छोड़ के नौकरी करने जाए। 100%। अगर वो पढ़ाई करना चाहता है जी। तो उन्होंने बोला कि भाई बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो मैं बोला मैं उनकी मदद करूंगा। पैसे के लिए आप टेंशन मत लीजिए, जो भी यहाँ सुविधा चाहिए, खेल कूद का सामान हो गया, पानी की टंकी हो गया, फर्नीचर हो गया, जो भी आपको चाहिए मैं सपोर्ट करूंगा। लेकिन हमारा कोई भी बच्चा, क्योंकि देखो गरीबी ना आप चेंज कर सकते, ना मैं चेंज कर सकता, ना सरकार चेंज कर सकती है ना। गरीबी चेंज कर सकती हमारी शिक्षा। 100। अगर हमने लोगों को शिक्षित कर दिया तो समाज में बदलाव लाएंगे, वो अपने साथ साथ और भी लोगों का भला करेंगे। तो वहाँ पे करा हमने, फिर अपना लाटा स्कूल में हो गया, बहुत सारे स्कूलों में हम लोग इस तरह से गांव से जुड़े रहे। अभी आप देख रहे हैं कि हमने गांव को इस तरह से गांव की सेवा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने गांव को अपना तीर्थ बनाएं। सर 5वीं के बाद की पढ़ाई के बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद की स्कूलिंग कहाँ रही और कैसे दिल्ली जाना हुआ, इसके पीछे की स्टोरी सर? हमने 10वीं तक तो ये राजकीय इंटर कॉलेज चमियाला मेरा, मैंने संस्कृत भी सीखी एक्चुअली 2 साल में। पंडित जी भी मैं कह, अच्छा पंडिताई कर लेते हैं। अच्छा, जन्मपत्री बनाने भी आ गई थी मेरे को तो आज भी बहुत सारे मंत्र याद हैं। अच्छा, उस दौरान के। हाँ, मतलब उस तब से ही आप खूब मेहनती थे। हाँ, खूब आपको मतलब किसी चीज को अगर करना है तो करना ही, ये जुनून पहले से ही था। हाँ, ये तो सर कब आप दिल्ली गए, दिल्ली की स्टोरी? हाँ जी। और इसके बीच आपकी स्टोरी मुंबई जाने की भी रही है? हाँ जी। हाँ, तो इसके पीछे की दिल्ली में मैं 1993 मेरे चाचा जी रहते थे दिल्ली, तो मैं 93-94 में मैं दिल्ली चला गया था जी। दिल्ली जाने के बाद दूध की डेयरी में काम करा, उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन ओनर हैं उनके साथ काम करा मैंने लगभग 10-11 साल। तो उस दौरान मैंने ब्रूस ली की बहुत सारी मूवीज देखी। अच्छा, उससे मैं बड़ा प्रेरित हुआ। तो मैं बोला यार मेरे को हीरो बनना है, मैं बॉम्बे चला गया। अच्छा। 1998 में। तो वहाँ मैं पुनीत सर जी हैं, उनके साथ रहा 5-6 महीने जी।
और ऐसे ही एक्टिंग का शौक था, लेकिन उन्होंने एक दिन कैमरा के सामने बोला, यार एक रोल तुम करोगे, देखो तो मेरे पैर कांपने लगे। उस टाइम पता चला यार ये इतना आसान भी नहीं है। तो पर अच्छा ये हुआ कि मैं बम्बई रहते हुए मैंने मार्शल आर्ट सीखा। मैं ब्राउन बेल्ट हूँ। बहुत बढ़िया सर। और उसके बाद मैंने दिल्ली में आके भी स्कूल भी चलाया, मार्शल आर्ट स्कूल चलाया मैंने 1-1.5 साल। एंड पर वो ब्रूसली का जो दिमाग से जा नहीं रहा था कि यार मेरे को चाइना जाना है, चाइनीज कल्चर को समझना है, मेरे को और मार्शल आर्ट में अपने आप को परफेक्ट बनाना है और वापस आके बच्चों को सिखाना है। तो चाइना जाने की जो जर्नी थी वो ये नहीं थी कि मेरे को रेस्टोरेंट में काम करना है। मेरा था कि 6-7 महीना जाऊंगा, सीखूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। जी। कभी आपको ऐसा लगा जीवन में कि दिल्ली में रहकर कि आपने चौराहे में बैठकर सोचा हो कि यार जिंदगी तो बड़ी बुरी गुजर रही है, यार कुछ करना है? वो तो शुरू से ही रहा। मेरे अंदर फायर बहुत ज्यादा रहा। मैं सभी को आग जो है ना सर, ये बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ कि ये किसी को भी अपने अंदर का जो स्पार्क है ना, उसको मरने नहीं देना चाहिए। वो जब तक आपके अंदर वो फायर है ना, तब तक आप बिल्कुल ज्यादातर लोग ना सर टूट जाते हैं, रुक जाते हैं कि यार नहीं है सपोर्ट, नहीं कर पाऊंगा, या फिर इतने में खुश रहता हूँ जो चल रहा है। भाई वो सब बहाने हैं। मैंने कहा ना, मैं वो एक उदाहरण हूँ। अब मैं बोलूंगा यार मेरे पास पैसे नहीं थे तो क्या मैं कामयाब नहीं हो सकता? बिल्कुल 100%। तो जिसको करना है ना, वो आपको 1000 रास्ते ढूंढेगा। उसके पास पैसा नहीं है, वो ढूंढेगा, वो मेहनत करेगा, काम करेगा, मतलब दुनिया भर के रास्ते खोल देगा वो, जिसको करना है। और जिसको नहीं करना है वो 1000 बहाने लेके आ जाएगा आपके सामने। बिल्कुल सर। कभी कभी हम क्या सोचते हैं सर कि हमारे पास सपोर्ट नहीं है, आगे नहीं बढ़ पाया, या फिर अपनी इस चीज़ को अपना बहाना बनाते हैं। तो सर सपोर्ट क्या है सर, जिसको हम कहते हैं कि मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मैं पीछे रह गया, उनके पास सपोर्ट था, आगे बढ़ गया। तो सपोर्ट मिलते हैं या बनाने पड़ते हैं? आपको क्या लगता है? सपोर्ट देखो वो बनाने पड़ते हैं। सपोर्ट कैसे मिलेगा आपको? सपोज करो कि आप कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, है ना, और आपके पास पैसा नहीं है, और आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो देख रहे हैं, यार ये बच्चा यार कितना मेहनत कर रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है यार। जैसे सपोज करो आपको आर्मी में जाना है और आपके पास संसाधन नहीं, लेकिन दुनिया सब लोग देख रहे हैं यार कि बंदा डेली रात दिन रेस मार रहा है, भाग रहा है, पढ़ाई कर रहा है। मैं बता रहा हूँ हजारों सपोर्ट करने वाले आपके पास आ जाएंगे। अब लोग क्या करते हैं, वो मेहनत भी नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि कोई सपोर्ट करे, कोई दिखाओ तो सही, है ना। तो सपोर्ट खुद बनाना पड़ता है। तब मैंने भी ये चीज समझी है सर कि सपोर्ट बनाने पड़ते हैं, होते नहीं। हाँ जी। अगर किसी के पास जितने ज्यादा सपोर्ट होंगे वो उतना निकम्बा होता है। बिल्कुल क्योंकि उसे पता होता है कि वहाँ पर मुझे वो संभालेगा, यहाँ पर मुझे ये संभालेगा। बिल्कुल। लेकिन जिसे पता है मेरे को मेरी मेहनत से चढ़ना है और एक सपोर्ट खुद से बनाने हैं, बिल्कुल अपनी पहचान से, अपनी मेहनत से, तो वो डेफिनेटली आगे जाता है। कई बार तो मैंने देखा कई माँ बाप अपने बच्चों को अपाहिज खुद बनाते हैं, क्योंकि उनको वो चीज भी देते हैं जो उनको नहीं चाहिए। सब कुछ मिल रहा है बच्चों को। अब वो बच्चा क्या करेगा? क्योंकि उसको जो भी चाहिए होगा वो उसको पता है कि मेरे को ये चीज मिलने वाली है। तो आप उसको, उसकी जो मेहनत है उससे आप उसको अलग कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज से भी बचना चाहिए। जी। पहाड़ों में सर सबसे बड़ी कमी आपको क्या लगी कि लोग आगे नहीं बढ़ पाते? क्या मुझे लगता है कि हमें, क्योंकि आपके साथ के कई दोस्त ऐसे रहेंगे जो शायद उतने आगे नहीं बढ़ पाए। शायद सपोर्ट उनको आपसे भी ज्यादा रहेगा, पढ़ाई में तेज रहेंगे, फिर भी आपसे पीछे हैं। तो इसके पीछे की वजह आपको देखो, एक तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन के मामले में मुझे लगता है कि जल्दी नहीं छोड़नी चाहिए, जैसे मेरे साथ हुआ, क्योंकि वो तो खैर आर्थिक तंगी ऐसी थी। एजुकेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दुनिया में हो क्या रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज है ना, कितना बड़ा आप कर सकते हैं। एक तो इस पे काम करना चाहिए। दूसरा, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग बढ़िया कर रहे हैं लाइफ में, उनको आके वो उदाहरण देना चाहिए, जैसे स्कूलों में हो गया, क्योंकि देखो वही वो एक फाउंडेशन है। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे जितने भी कामयाब लोग हैं और उत्तराखंड से हैं, जिस जिले से भी हैं और जिस भी फील्ड में वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उनको वापस आके अपनी मिट्टी को कुछ लौटाना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ आप फाइनेंशियली हेल्प करिए, कोई जरूरी नहीं है। आपके पास नहीं है, आप सक्षम मत कीजिए, लेकिन आपके पास वो स्किल्स हैं। सपोज करो कि मैं आईटी में एक्सपर्ट हूँ और मैं उसमें 5-7-10 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ। मेरे को चाहिए कि मैं अपने स्कूल में वापस आऊँ, अपने बच्चों को बताऊं जो वहाँ पढ़ रहे हैं कि ये एक फील्ड है, मैं तुम्हारे बीच का बच्चा हूँ, मैंने यहीं से पढ़ाई करी और मैं आज आईटी में इतना पैसा कमा रहा हूँ, तुम इस पे जाइए। सपोज करो कोई पायलट बन गया, है ना, यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, वापस आए, ये एक साधन है। आप मत दीजिए कोई फंड उनको, मत कीजिए उनकी कोई हेल्प, अपने आप के 2 शब्द बच्चों को इतना मोटिवेट कर देंगे। और हमारे यहाँ के बच्चे, उनको सिर्फ यही चाहिए, मजाक नहीं। अगर हमें और डायरेक्शन मिला होता तो शायद मैं लाइफ में और भी बड़ा कर दिया होता, क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था। हमें तो ये भी नहीं पता पासपोर्ट कैसे बनता है, वो तो दिल्ली में जाके पता चला यार विदेश भी जा सकते हैं।
मतलब आपको ये लगता है सर कि सपोर्ट नहीं मिलता है, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है पहाड़ों में, इसलिए बच्चे पीछे रह जाते हैं, जबकि यहाँ पर हार्ड वर्कर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ के बच्चे मतलब एक चीज़ में अगर लग गए तो करना है तो करना है, जिद्दी हट्टी होते हैं बहुत तगड़े। तो पीछे रहने की वजह शायद यही है कि मार्गदर्शक नहीं होता कोई। तो सर अब हम बात करते हैं चाइना जाने की स्टोरी। हाँ जी। चाइना, आप पहला दिन कैसा रहा और अब का दिन कैसा है सर? पहले दिन से स्टोरी की पहले दिन तो मतलब कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ जब हम मतलब पहला दिन हम लोग हांगकांग में उतरे दिल्ली से, और फिर हांगकांग से हम लोग फ्लाइट में सॉरी उसमें फास्ट ट्रेन 300 की स्पीड से ट्रेन जाती है हांगकांग टू शंजन पहुंचे। तो 3 दिन तक तो नशा ही नहीं उतरा, मुझे लगा यार कि मैं किसी हॉलीवुड मूवी के अंदर हूँ। जी जी जी। मतलब इतना डेवलप हो रखा है चाइना कि आप मतलब कहाँ से कहाँ आ गया मैं, क्योंकि मैं तो ब्रूस ली की फिल्म को देख के गया था। मुझे लगा हाइट छोटी छोटी आंखें लंबे बाल, सबको मार्शल आर्ट आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ देखा तो चाइना तो पूरा ट्रांसफॉर्म हो रखा है। वाह। हाँ जी। तो सर यार दिल्ली से चाइना पहुंच गए आप। हाँ जी। तो इसके बीच में खर्चा, फिर सपोर्ट किसने किया? उस जाने की भी पैसे नहीं थे। वहाँ ये हालत हुआ कि मैं दिल्ली में था और ओनर ने बोला यार वीजा तो लग गया तेरे को, लेकिन भाई जाने की टिकट खुद करनी पड़ेगी 16,000 रुपए। और हमें पता है यार उस दौरान यंग ब्लड, हम लोगों को 10 तारीख को तनख्वाह मिलती थी, 9 तारीख को खत्म हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर सबसे बड़ा सपोर्ट चाइना जाने के लिए आपका? एक मेरी जाजी हैं, वो न्यूजीलैंड में हैं, अभी तो ऑस्ट्रेलिया में हैं, प्रभुदत्त पैनोली जी, तो उन्होंने वो भेजा था 16,000 रुपए। और एक और मेरे मित्र हैं महावीर रावत हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो 5,000 उन्होंने दिया था। तो इस तरह से वक्त गुजर जाता है। हाँ जी। लोग याद रह जाते हैं जिन्होंने साथ दिया और साथ छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग शायद आपको आज भी याद हैं और आगे भी याद रहेंगे। तो सर वहाँ पर जाने के बाद कि कैसे आपने सीढ़ी चढ़नी शुरू की, पहली जॉब, पहली सैलरी, हाँ जी, और कैसे आपका माइंडसेट बदला कि नहीं अब नहीं जाना है भाई, चाइना में रुकना है? हाँ, वह माहौल ही ऐसा था। जब मैं पहला जॉब गया तो पहले तो हमारे मैनेजर साहब थे एक नेपाल से, उन्होंने बोला यार इंग्लिश आती? मैं कहा सर टूटी फूटी बोल लेता हूँ मैं। पढ़ाई कहाँ तक करी? मैं कहा 10वीं तक होटल में काम करा। मैं कहा सर 1-2 महीने करे। यार बॉस कैसे कैसे लोगों को भेज देता है, काम भी नहीं आता है। तो मैं कहा यार ये तो मैनेजर ने तो शुरू में पहले ही डिमोटिवेट कर दिया मेरे को। अच्छा। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं मेहनत में, मैं कहा यार पीछे नहीं हटना है, इस मैनेजर को दिखाना है। मैंने उसको 5 साल हो गए थे। मैंने 6 महीने में रात दिन एक कर वो भाषा सीखी, वो काम सीखा, मैनेजर दंग रह गया। और मेरी चाइनीज उससे बेहतर होगी। किसी को यकीन नहीं होता था यार कि इसको करे। कितने साल हो गए तेरे को? 8-10 साल तो हो गए होंगे। मैं कहा 6 महीना, यकीन ही नहीं होता था किसी को। और फिर मैंने इंटरनेट पे मैं सीखता रहता था नॉलेज, इंडियन का ही नहीं बाकी वेस्टर्न का नॉलेज। तो पहली तनख्वाह थी मेरी, तनख्वाह थी पहले लगभग 15,000 के करीब होगी पहली सैलरी 2005 में। 2 साल काम करा तो मैंने एक जर्मन रेस्टोरेंट में इंटरव्यू दिया। मेरी चाइनीज फ्लुएंट थी और मैंने इंटरनेट पे थोड़ा जर्मन लैंग्वेज और जर्मन खाने के बारे में सीख लिया था, 2-4 चीजें। और वो बंदा बड़ा इंप्रेस हुआ। यार तूने काम नहीं करा जर्मन रेस्टोरेंट में, तू गुटन टाग मतलब थोड़ा वो जर्मन भी बोल लेता है, और तेरे को जर्मन खाने का नॉलेज है, लेकिन चाइनीज तो इतनी अच्छी बोल लेता है। तो मेरी तनख्वाह कहाँ 15,000 रुपए थी, 15,000 सीधा 80,000 रुपए होगी। दूसरी जॉब 2007 में। 2009 में मैं एक ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट में, उस ऑस्ट्रेलियन रेस्टोरेंट का एक जीएम था फ्रांस का, तो वो जर्मन रेस्टोरेंट में आता था। अच्छा। वो देखता था मेरे को यार, जैसे मेरी आदत में थोड़ा आउटगोइंग रहा शुरू से ही, जैसे गेस्टों से बात करना और ये करना, और उनको एक्टिव रहना, मतलब एक्टिव बिल्कुल। तो उसने लगा यार मेरा एक वैकेंसी एक रेस्टोरेंट मैनेजर की, तो हमारे यहाँ आ जा। तो मेरी तनख्वाह वहाँ 8,000 रुपए, तो मेरी तनख्वाह वहाँ सीधा 16,000 हो गई। मतलब 16,000 आरएमबी का मतलब है कि यहाँ के लगभग 1,87,000। बहुत ज्यादा जी। और उसके बाद वही जीएम कहीं और चला गया। तो उसने बोला यार एक नया अमेरिकन रेस्टोरेंट खुल रहा है, और 1.5-2 साल बाद 2010 की बात है, और वहाँ पे अमेरिकन रेस्टोरेंट में मुझे लगता है यार तू करके तेरा नॉलेज बढ़ा, क्योंकि मैं सीखता रहता था। मैं आज भी सीखता रहता हूँ। सीखने का जुनून, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप टीचर न बने। बिल्कुल। आप लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक आप राइज करोगे। जिस दिन आप टीचर बनने की कोशिश करिए आपने कि मैं टीचर हूं, मैं तो ज्ञान बांटूंगा, तो डाउनफॉल आ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं अब भी सीख ही रहा हूँ। तो सोचो उस अमेरिकन रेस्टोरेंट में 2010 में मेरी तनख्वाह लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए थी। बहुत ज्यादा जी। उसके बाद 2 साल और काम करा। 2012 में मैं एक ऑस्ट्रेलियन नहीं, वहीं के लोकल कंपनी है जिसमें मैंने काम किया।
2 साल, और फिर लगा कि यार एक कल्चरल गैप बहुत ज़्यादा है भारत और उसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। हाँ। और मैं एक किस्म से कल्चरल भी बहुत प्रमोट करता हूँ अपने देश का जी। तो फिर आइडिया लाया यार कि चलो कुछ करते हैं अपने यहाँ के लिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत थी और उस दौरान मैं काफ़ी लोगों को ला भी चुका था। हाँ सर, पहले रेस्टोरेंट की शुरुआत कैसे हुई? हाँ जी, क्योंकि मैं एक खबर पढ़ रहा था आपकी कि वहाँ पर उस टाइम पे जब आपने रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी तो एक आर्टिकल छपा था आपका जिसमें बहुत प्यारी बात थी। हाँ, तो सर क्या स्टोरी थी उसके पीछे की? नहीं, पहला रेस्टोरेंट मेरा 2013 में खुला। और उसके पीछे ये था कि मैं मंगलवार को खाना नहीं खाता हूँ। तो हर मंगलवार को वो पत्रकार साहब थे, उन्होंने बोला यार कि एक आर्टिकल, उन्होंने मेरी एक फोटो बनाई स्केच और हमारे रेस्टोरेंट के बारे में लिख रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट हमारा बिल्कुल कल्चरल थीम में है, ऐसा लगता है जैसे आप हिंदुस्तान में। तो उसमें बोले यार खाना खाते हैं, मैं ट्यूसडे को खाना नहीं खाता क्योंकि पैसा मैं इकट्ठा करके जो हमारा स्कूल है या फिर मैं इसमें डोनेशन करता था। मैं मतलब वो आपका पहले से ही मन रहा कि भाई भूखे को खाना खिलाना है। हाँ, वो मैं शुरू से रहा, जरूरतमंद को मदद करना शुरू से रहा मेरा। तो सर पहले से दूसरे की शुरुआत कैसे हुई और आपके रेस्टोरेंट का मकसद क्या है? मतलब इसमें स्पेशल क्या देखने को मिलता है हमें? जी। पहला 2013 में, उसके बाद 2014-15 में अभी तक हमारे लगभग चाइना में 15 रेस्टोरेंट हैं। भारतीय सांस्कृतिक रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट अलग थीम से है, बाकी रेस्टोरेंटों की तरह नहीं है, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में हमारा स्लोगन ही है एक्सपीरियंस अंबर पैलेस, एक्सपीरियंस इंडिया। कि आप अंबर पैलेस में आते हैं तो आप इंडिया को फील करेंगे। तो जैसे दरवाजे, खिड़की हो गए, ये सारी जो हैंडीक्राफ्ट्स की आइटम्स हैं हम इंडिया से ले जाते हैं। उसके अलावा हमने अपने रेस्टोरेंट में बहुत सारी साड़ीज वगैरह रखी है, इंडियन कपड़े रखे हैं कि लोग आएंगे उनको एडवांस बुकिंग पे आप पहनिए और आप जो है जी बिल्कुल फोटोग्राफी कर सकते हैं। सब मेन कल्चरल रेस्टोरेंट है। हाँ, उसमें आपको साउथ से लेके नॉर्थ तक की सारी संस्कृति दिख जाती है लगभग। सर खान पान में क्या स्पेशल है आपके रेस्टोरेंट में? खान पान में लगभग नॉर्थ इंडियन फूड सभी चीजें मिलती है और लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि इंडियन खाना भी धीरे धीरे वहाँ पर पॉपुलर होता जा रहा है। जी। और सर इन सारी चीजों के बाहर आप आध्यात्म से कैसे जुड़े हुए रहे? कि मैं देखता हूँ कि आप आध्यात्म की बहुत सारी बातें करते हैं। बिल्कुल जी, इसके पीछे की कहानी। बिल्कुल, देखो अगर आपको लाइफ में नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। बिल्कुल, है ना, और कितना बड़ा उसके अंदर पोटेंशियल क्या है। अगर आपको अपना पोटेंशियल जानना है तो आप बिना आध्यात्मिक के उसको जान नहीं सकते। बिल्कुल, और उसके लिए एक ही है ध्यान। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो आप, ब्रह्मांड एक तो बाहर है लेकिन उससे बड़ा ब्रह्मांड आपके अंदर है। बिल्कुल। तो अगर आपको अपना पूरा फुल पोटेंशियल जानना है तो उसके लिए एक ध्यान एक मार्ग है। तो मुझे लगता है जितने भी यंग बच्चे हैं उनको इस पे काम करना चाहिए। अगर आप बैठेंगे, कम से कम जितनी आपकी एज है उतने मिनट आप बैठिए, शांति से बैठे। दुनिया भर के विचार आएंगे आपके मन में, उनकी टेंशन मत लीजिए। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जैसे जैसे वो रिड्यूस होते जाएंगे, जैसे जैसे आप जो है उससे जुड़ेंगे। और ध्यान, और मैं भगवान श्री कृष्ण का मुरलीधर का भक्त रहा हूँ शुरू से ही। और उन्हीं की कृपा से डायरेक्शन मिलते हैं कि, और अपनी जिम्मेदारियां समझ में आती है कि क्या करना है लाइफ में। तो जितने भी यंगस्टर हैं उनको इससे जुड़ना चाहिए जी। और सर अब हम बात करते हैं एक्टिंग की। सर एक्टिंग में कैसा जाना हुआ? अब तक कितनी फिल्में आपने की हैं? भाई एक्टिंग का कीड़ा शुरू से ही था। मैं ब्रूस ली का फैन रहा हूँ। तो बम्बई भाग के चला गया था 1998 में हीरो बनने। वहाँ कैमरे के सामने फिर शब्द नहीं निकले तो वापस आना पड़ा जी। तो चाइना में, पर यह है कि वो सपना था, वो छोड़ा नहीं। चाइना में गया तो 10 साल बाद फिर मौका मिला, एक फिल्म में मैंने काम करा तो लोगों को अच्छा लगा। वो एक्टिंग क्या गैंगस्टर टाइप का रोल होते मेरे सारे। अच्छा जी। तो पसंद आया, तो एक के बाद एक आज मैं लगभग 40-45 फिल्म्स एंड टीवी ड्रामा में काम कर चुका हूँ चाइना में। सर अब आपका क्या मकसद है आगे, क्योंकि आप एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। हाँ जी। इसके बाद आपका क्या मकसद है कि आप करना क्या है? मुझे देखो, मैं अभी किसी मुकाम पे नहीं पहुंचा हूँ। अभी ये मेरी जर्नी की शुरुआत है। जैसे फिल्म का ट्रेलर देखते हैं ना, तो मेरी लाइफ का ये ट्रेलर ही है अभी। ठीक है, फिल्म्स अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में। बहुत सारे मन में अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ करने का मन है। और उसकी ये शुरुआत है अभी। है 2 गांव से शुरुआत कर रहे हैं जी। सर ये जो 2 गांव हैं, ये कौन कौन से हैं? इनमें क्या क्या काम होने वाला है और अब तक कितना काम हुआ? अभी तो शुरुआत है। अभी हमने कैमरा सोल और सुनार गांव की सेवा का एक भाव है मन में। और इस पे अभी देख सकते हैं आपके सारे गांवों का कलर एक जैसा हो गया है। यहाँ से शुरुआत कर दी हमने। और अभी हम हॉर्टिकल्चर,
वाटर, एग्रीकल्चर, शिक्षा और लॉट ऑफ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे हम लोग, और उसको टूरिज्म, गांव का हमारा 2-3 साल के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो गांव, ये 2 गांव हैं, ये एक पर्यटक गांव बने, एक आदर्श गांव बने, और यहाँ से सीख लेके उत्तराखंड में और भी बहुत सारे लोग इस तरह से अपने गांव का विकास करें। जी, मुझे लगता है सर कि टिहरी में, ये तो पूरे उत्तराखंड में मुझे आप पहले ऐसे शख्स दिखे जो गांव के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत नीचे से निकले हुए लोग बस इतना ही सोचते हैं कि मेरे एक घर हो, 2 गाड़ियां हों और इनफ, उसके बाद कुछ चाहिए नहीं होता हमें, और उसके बाद हम दूसरों की सोचते भी नहीं हैं। उसके बावजूद आप अपने सारे गाँव की सोचिए, और इसके बाद आपका प्लान है कि क्षेत्र आगे बढ़े, पूरा प्रदेश आगे बढ़े। तो सर आने वाले टाइम पे इस गांव में टूरिस्ट किस तरह से रुकने वाले हैं, क्या प्लान है आगे का? नहीं, हम लोग बहुत सारे स्पॉट चिन्हित कर रहे हैं कि हमारे गांव के आसपास में 10 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या धार्मिक स्थल हैं, क्या क्या ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां पर हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो होम स्टे बनेंगे हमारे गांव में जहां पर लोग रुकेंगे। तो हम लोग इसमें, सरकार भी पूरी मदद कर रही है, चाहे हो मुख्य सचिव हो, हमारे डीएम साहब हो, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है आपको जो भी गाँव में जो आप करना चाहते हैं उसमें जो भी आपको मदद चाहिए, सरकार उसमें फुल सपोर्ट कर रही है। और ये बड़ा काम है, ये अकेले नहीं होगा या मेरे से नहीं होगा, वो सारे हमारे गांव वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं, सभी लोग मिलके इसमें साथ दे रहे हैं। और कोई भी बड़ा काम तभी होता है जब सब लोग मिलके एक साथ आते हैं। जी बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है कि पहाड़ों की प्लान की बड़ी वजह क्या है और कैसे प्लान कम हो सकता है? भाई, पलायन की जो सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है वो संसाधन है, क्योंकि कोई भी अपना घर तभी छोड़ेगा जब उसको वो सब चीजें, जो उसको बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सिक्योरिटी चाहिए, जॉब चाहिए लोगों को, तो वो सारी चीजें यहाँ पर है नहीं। तो उसी पे हम लोग काम करें। हम लोग स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे कैमरे सोड में, जहाँ पर लोग ट्रेंड होंगे, जहाँ पर लोगों को एक रोजगार मिलेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर के माध्यम से हो, पशुपालन के माध्यम से हो, और जो टूरिस्ट टूर गाइड के, और जब गांव इस तरह से विकसित हो जाएगा तो लोग देखने आएंगे। जी हाँ जी। तो सर कुछ दिनों पहले आपका प्रोग्राम था देहरादून में, मुख्यमंत्री के साथ में, हाँ जी, प्रवासी सम्मेलन करके, तो उसमें सर क्या विचार निकल के आए और कितने गांव उत्तराखंड के अंदर लोगों ने गोद लिए हैं? जी, इसकी शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल की थी। तो उन्होंने हमको मीटिंग में बुलाया कि भाई हमारा, उनका एक था कि मन में विचार था कि जो भी लोग सक्षम हैं, विदेशों में रह रहे हैं उत्तराखंडी, वो आगे आए और अपने गांव को अपना तीर्थ बनाएं, अपने गांव में एक बार आए और गांव को गोद लें। तो वहाँ से वो विचार निकल के आए उस मंथन से। तो हमारी काफ़ी डिस्कशन होती रही, मीटिंग होती रही पिछले साल। तो उन्होंने इस साल कहा कि हम एक काम करते हैं, प्रवासी प्रकोष्ठ बनाते हैं। उसमें 27 से ज़्यादा लोग, देशों के 80 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं हम लोग। और उसमें मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने एक नहीं 2 गांव गोद लिए। और 2 गांव गोद लेने के पीछे भी कारण था कि मैंने देखा कि मैं गोद लेना नहीं बोलूंगा, क्योंकि गांव को गोद लेना हमारी उसमें नहीं है, क्योंकि गांव ने हमको गोद ले रखा। गांव की सेवा का मौका मिला हमें। तो मैंने इसलिए भी 2 गांव बोले कि ताकि जो बाकी उसमें बहुत सारे लोग थे उसमें जो शुरुआत नहीं कर रहे थे, तो मैं कहा यार अगर मैं शुरुआत करूंगा तो बाकी लोगों को भी लगे यार इसने 2 लिए, मैं कम से कम 1 तो लूं। तो आज तक जो लगभग 17 से ज्यादा प्रवासियों ने गांव अडॉप्ट किए हैं, 17 गांव। और मुझे लग रहा पिछले मीटिंग में आया कि कम से कम 35 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई करा है कि वो भी अपने गांव की सेवा करना चाहते हैं। तो ये आने वाले टाइम पे एक मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि लोग जब गांव का विकास करेंगे तो लोग रोजगार बढ़ेगा और लोग प्रेरित होंगे, और धीरे धीरे वो जो है गांव को विकास से वो एक इन्वेस्टमेंट में टर्न हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सरकार ने इसमें ये इस पहल का मैं बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत ही एक अच्छा काम है। जी सर, मैं बात करना चाहूँगा इस बारे में कि आज से 20-25 साल पहले प्लान बहुत कम था और पहाड़ की खेती बाड़ी उस टाइम पे बहुत अच्छी होती भी थी, और अब बहुत प्लान हो चुका है कुछ 10 सालों के अंदर। तो इसके पीछे की वजह सरकार या फिर लोग? देखो, सरकार को, हम लोग सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं रह सकते हैं। हमने ये देखना है कि हमारा क्या योगदान है। हमें अपनी कमियां ढूंढनी चाहिए, अपने अंदर झांकना है हमने कि यार हम क्या कर सकते हैं सरकार के लिए, है ना। मैंने कभी नहीं चिन्हित उठाया कि सरकार ने ये नहीं करा, सरकार ने वो नहीं। देखो, सरकार को हमें सबसे पहले अपने आप से सवाल करना है कि हम क्या कर रहे हैं,
है ना, हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, और उसके बाद आप सरकार पे उठा सकते हैं। इसमें सरकार का दोष नहीं है। सरकार का एक हद तक सरकार को भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए हम सरकार को चिन्हित कर सकते हैं कि आपने रोड नहीं दी, आपने पानी नहीं दिया, और आपने जो जिस तरह से अभी कई बार यहाँ पर तेंदुए आ जाते हैं इस तरह का, तो वो सरकार का है। लेकिन बाकी काम तो आपको खुद ही करना है। 100% सर। तो सबसे बड़ा फर्क सर चीन और यहाँ पर, फर्क चीन आगे लोगों की वजह से या फिर क्या? चीन में विकास बहुत ज्यादा है। हाँ। चीन में गांव के लोग भी बाहर नहीं आना चाहते हैं शहरों में, क्योंकि उनको गांव में सब कुछ मिल रहा है। तो इंफ्रा के मामले में चीन हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे। हाँ, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन हाँ, भारत भी बहुत सारी चीजों में, हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विश्व का जो मन है, वो जो दिल है, वो भारत है। और भारत के दृष्टि से देखें तो हमारा उत्तराखंड है जी। तो और आईटी सेक्टर में हो गया, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग भारत बहुत आगे हैं। लेकिन जो इंफ्रा है उस मामले में हमें चीन से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक हैं जो हमें सीखनी चाहिए। तो सर लास्ट पॉइंट आप क्या कहना चाहते हैं पहाड़ के लोगों के लिए, मैं चीज़ों पे उन्हें ध्यान देना चाहिए? पहाड़ के लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि हम स्वर्ग जैसी एक इतनी प्यारी प्राकृतिक संपदाओं से भरी हुई हमारी संस्कृति है, हमारा पहाड़ है, गंगा है, योग नगरी है ना, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में, जड़ी बूटियां हैं, और सरकार भी मदद कर रही है। तो यंगस्टर को चाहिए कि वो छोटा मोटा स्टार्टअप शुरू करें, अपना कुछ करें बाहर जाने की बजाय, है ना, क्योंकि अगर आप स्टार्टअप करेंगे तो आप 4 और लोगों को रोजगार देंगे। इस पे काम करना चाहिए, और बहुत सारी संभावनाएं हैं। और पहाड़ी मेहनती होते हैं, लाइक, और जुनूनी होते हैं, उनके पास लाइक थोड़ा सा डायरेक्शन की, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो लोग बढ़िया कर रहे हैं उनको आगे आके उनको थोड़ा सा एक मार्गदर्शन करना चाहिए। और इस पे अगर काम करेंगे तो मैं कहता हूँ पहाड़ी तो कुछ भी कर सकता भाई। तो सर बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू। हमारे साथ इतना सारा अपने जीवन का अनुभव और इतनी सारी प्रेरणादायक बातें हमारे साथ साझा करने के लिए, वो भी हमारे घर में। बिल्कुल मैं चाहता हूँ सर कि आने वाले टाइम पे लोग आपसे सीखें। थैंक यू। क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी रहा हूँ और बहुत समय से आपको फॉलो भी कर रहा हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आध्यात्म के बारे में या फिर चैरिटी के बारे में या गांव के लिए, वो सराहनीय है।